camera and action. आपने देखा होगा क्रिस्टोफर नोलन को कितनी विजनरी अप्रोच है उनकी। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स के साथ उनकी मूवीज में एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती है जो ऑडियंसेस को सिनेमा हॉल्स तक खींच लाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसा डायरेक्टर है जो माइथोलॉजी, इमोशंस और स्केल को ऐसे ब्लेंड करते हैं कि हॉलीवुड भी हैरान हो जाए। राजामौली सर ने सिर्फ मूवीज नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया है जो माहिष्मती के विशाल सेट पीसेस, हाई ऑक्टेन एक्शन और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मोग्राफी में हम देखते हैं कि हर प्रोजेक्ट ने उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया। उनका सफर एक हम्बल रीजनल डेब्यूट से शुरू हुआ और आज वो एक ग्लोबल मास्टर बन चुके हैं। ये पूरी जर्नी उनके प्रोड्यूसर्स के प्योर कमर्शियल ट्रस्ट और उनके एपिक स्टोरी टेलिंग के यूनिक स्टाइल पर बनी है। इस वीडियो में हम उनके हर बड़े प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और क्रिएटिव रिस्क को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उनका बॉक्स ऑफिस ट्रेजेक्टरी कैसे उनके फिल्म मेकिंग विजन को मिरर करता है। राजामौली सर ने अपना फिल्म करियर वेटेरन फिल्म एडिटर कोटागिरी वेंकट श्राव के साथ अप्रेंटिस के तौर पर शुरू किया था और उसके बाद गुन्नन गंगाराजू से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखे। उन्हें पहली बार डायरेक्ट करने का मौका 2001 में राघवेंद्र राव ने दिया, जिसकी वजह से उनकी डेब्यूट फीचर फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 आई। ये लो बजट प्रोजेक्ट था जो उनकी कॉमर्शियल वायबिलिटी का पहला टेस्ट था। ये फिल्म एक ट्रू लो बजट डेब्यूट है जिसकी एस्टिमेटेड बजट सिर्फ 1.80 करोड़ था। इस कम इन्वेस्टमेंट के बावजूद फिल्म ने तुरंत सक्सेस हासिल किया। वर्ल्ड वाइड शेयर 12.09 करोड़ दर्ज किया। ये इमीडिएट हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट राजामौली सर की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी। इस सक्सेस ने प्रोड्यूसर्स को ये यकीन दिला दिया कि वो कम रिसोर्सेज में भी ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, जिसने आगे उनके बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल ट्रस्ट की नींव रखी। स्टूडेंट नंबर 1 की सफलता को देखते हुए इंडस्ट्री ने तुरंत उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए उनको बड़े रिसोर्सेज दिए। उनकी दूसरी फिल्म सिम्हाद्री 2003 में रिलीज हुई, जिसके बजट में सिग्निफिकेंट जंप देखा गया जो 8.5 करोड़ तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा जंप था, लगभग 4.7 टाइम्स इंक्रीज इन बजट। ये दर्शाता है कि रीजनल फिल्म इंडस्ट्री ने उनके कमर्शियल फॉर्मूले की पावर को पहचान लिया था। सिम्हाद्री ने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल किया, जिसका वर्ल्ड वाइड शेयर 25.7 करोड़ था। इस फिल्म ने राजामौली के मास हीरो आर्केटाइप को और मजबूत किया और उनके स्टाइल की इंटेंस थिएट्रिकल जस्टिस को स्टेबलाइज किया। ये रैपिड बजट स्केलेबिलिटी दिखाता है कि उनकी स्टोरी टेलिंग चॉइसेस कितनी फाइनेंशियल रिलायबिलिटी ऑफर करती है, जो कई कंटेम्पररी डायरेक्टर्स से ज्यादा तेज और ड्रामेटिक था। साई 2004 मूवी का बजट 10.2 करोड़ के आसपास था और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 11.5 करोड़ के आसपास कमाया। ये एक मेजर हिट फिल्म एस राजामौली की 2005 में आई छत्रपति मूवी प्रभास के साथ पहली मूवी थी, जो अप्रोक्सीमेटली 8.5 करोड़ के बजट के साथ बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, जो कि उस टाइम की एस राजामौली की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तब ही समझ में आ गया था कि एस राजामौली और प्रभास का जो बॉन्ड है वो एक हिस्टोरिक फिल्म की ओर बढ़ रहा है। एंड इस फिल्म में प्रभास को मास हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया था। इस दौर में विक्रमाकुडु 2006 में रिलीज हुई, जो कि एक क्रूशियल फिल्म थी। इसका बजट 11 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन में 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन इसकी असली सक्सेस इसकी एक्सपोर्ट पोर्टेबिलिटी में छुपा है। विक्रमार्कुडु के नैरेटिव और मास अपील ने इसे पैन इंडिया हिट बना दिया। इसके बावजूद ये तेलुगु फिल्म थी। इसे बाद में 5 अलग लैंग्वेज में सक्सेसफुली रिमेक किया गया, जिसमें हिंदी की हिट फिल्म राउडी राठौड़ भी शामिल है। रिमेक्स की ये सफलता इस बात का सबूत है कि राजामौली सर ने एक ऐसा बेसिक नैरेटिव टेम्पलेट परफेक्ट कर लिया था जो हर बार वर्क कर रहा था, फाइनेंशियली और इमोशनली ऑल्सो। राजामौली सर ने सिर्फ मास मसाला मूवी पर ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने स्ट्रेटेजिक जॉनर एक्सपेरिमेंट्स भी किए। साई 2004 में रिलीज हुई, ये दिखाता है कि वो हाई कॉन्सेप्ट एक्शन को भी ठीक से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जहां रिवेंज प्लॉट को रग्बी के नीचे स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द सेट किया गया था। ये कमिटमेंट टू स्पेशलाइज्ड एक्शन उनकी फिल्म को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी दिलाई। इसे इंटरनेशनल रग्बी बोर्ड ने प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर भी सही माना। इसी तरह यामोदोंगा 2007 एक क्रूशियल ड्राई रन थी। इस फिल्म का बजट
16 से 18 करोड़ था और इसने एस्टिमेटेड 38 करोड़ ग्रोस किया। ये फिल्म मास एक्शन को एक्सप्लिट माइथोलॉजिकल फैंटेसी के साथ ब्लेंड करती है। ये प्रूव करते हैं कि एस राजामौली अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स को भी उठा सकते हैं और उनको स्टेबलाइज इमोशनल कोर के साथ जोड़कर कमर्शियल रिटर्न की गारंटी दे सकते हैं। मगधीरा राजामौली सर के करियर का टर्निंग पॉइंट था। ये वो फिल्म थी जहां उनका विजन एक सक्सेसफुल रीजनल डायरेक्टर से विजनरी फोकस्ड ऑन सिनेमैटिक स्केल की तरफ शिफ्ट हुआ। इस फिल्म में उन्होंने एक बहुत बड़ा बजट गैम्बल खेला। बजट अनोखा था, 35 से 44 करोड़ तक पहुंच गया। उस समय साउथ इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इसका पे ऑफ भी उतना ही बड़ा था। मगधीरा ने एस्टिमेटेड 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। ये एक री इनकारनेशन सागा थी जिसमें एंशियंट और मॉडर्न टाइम्स के इंट्रिकेट नैरेटिव्स को हाई एंड विजुअल इफेक्ट्स के साथ पेश किया गया था। इसने उनकी एक्सपर्टीज को मल्टी इरा स्टोरी टेलिंग में स्टेबलाइज किया। मगधीरा का ये 4x रिटर्न इंडस्ट्री के लिए एक नया लेसन था। इसने ये प्रूव किया कि हाई कैपिटल को अगर होम ग्राउंड हिस्टोरिकल फैंटेसी में इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न्स टॉलीवुड के फाइनेंशियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस फिल्म ने बाहुबली के एक बड़े इन्वेस्टमेंट की नींव रखी थी। मगधीरा जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बाद राजामौली सर ने एक कैलकुलेटेड मूवी किया। उन्होंने एक छोटी कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म मर्यादा रमन्ना चुनी। इसका बजट कंपैरेटिवली कम था, 12 से 14 करोड़, लेकिन ये फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल थी। इसने 28.5 करोड़ से ज्यादा कमाए और वर्ल्ड वाइड ग्रोस 29.50 करोड़ तक पहुंचा। इस फिल्म की खासियत ये थी कि इसका लीड प्रोटेगनिस्ट टिपिकल हाइपर मस्कुलिन एक्शन हीरो नहीं था। इस फिल्म की हाई ROI जो 116.66% था, इस बात का कंफर्म्ड करता था कि राजामौली सर का ब्रांड अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो स्टार पावर या बढ़ते स्केल पर ही निर्भर नहीं थे। वो नैरेटिव स्ट्रक्चर और इमोशनल एग्जीक्यूशन पर भी इक्वली सक्सेसफुल हो सकते थे। ईगा 2012 जो रिलीज हुई। ईगा राजामौली सर का एक सबसे अल्टीमेट हाई कॉन्सेप्ट टेस्ट था। एक मारा गया इंसान जो मक्खी बनकर बदला लेता है। इस प्रीमाइस को बॉक्स ऑफिस पर बेचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर भी इसका बजट सब्सटेंशियली रखा गया, 30 से 40 करोड़। इस फिल्म ने ग्लोबल माइलस्टोन अचीव किया और 100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रोस किया। इस फिल्म का हिंदी डब मक्खी ने उनके मार्केट को नॉर्थ इंडिया में भी एक्सपेंड किया। सबसे बड़ा इनोवेशन इसके VFX में था। क्रिटिक्स और इंडस्ट्री एनालिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया और एस राजामौली ने VFX को सिर्फ ग्रैंडियर के लिए नहीं बल्कि फॉर स्टोरी टेलिंग यूज किया। ईगा की सफलता एक मक्खी की कहानी पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना ये प्रूव करता है कि राजामौली सर ने अनकन्वेंशनली और टेक्निकल चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट्स को भी ग्लोबल कॉमर्शियल हिट में बदल सकते हैं। जब राजामौली सर ने अपना अल्टीमेट एपिक को 2 पार्ट्स में बनाने का फैसला किया तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट था। पूरी बाहुबली फ्रेंचाइज का टोटल बजट लगभग 450 करोड़ था। ये बहुत बड़ा बजट माहिष्मती के विजुअल सेट पीसेस, इंट्रिकेट कॉस्ट्यूम्स और ग्राउंड ब्रेकिंग VFX वॉर सीक्वेंस को जस्टिफाई करता था। राजामौली सर का मकसद था कि ये फिल्म दूसरे फिल्म मेकर्स को भी बड़े हिस्टोरिकल फिल्म बनाने के लिए इंस्पायर करे। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी द टेक्टोनिक शिफ्ट था। इसने पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को ऑफिशियली फॉर्मुलाइज किया। फिल्म को सभी मेजर लैंग्वेज रीजनल रीजन्स में एक साथ रिलीज और मार्केट किया गया, जिससे प्रोडक्शन की हाई कॉस्ट को मैक्सिमाइज किया जा सके। इस स्ट्रेटेजी ने इंडियन हाई बजट सिनेमा के प्लानिंग और फाइनेंसिंग के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। बाहुबली द बिगिनिंग ने 450 करोड़ के बजट के साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 650 से 700 करोड़ का कलेक्शन किया। एंड कलेक्शन के अलावा इस फिल्म की एंडिंग से जो हाइप क्रिएट हुई उसने इसके जो सेकंड पार्ट है को हिस्टोरिकल कलेक्शन करने में काफी हेल्प किया। सीक्वल बाहुबली 2 की सफलता एक ग्लोबल मिस्ट्री पर बेस्ड थी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस मैसिव एंटिसिपेशन ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऐसी शुरुआत दी जो आज तक बेजोड़ है। इसका बजट एस्टिमेटेड 250 करोड़ था और इसकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस आज भी कोई पार नहीं कर पाया। बाहुबली 2 ने एस्टिमेटेड 1810 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस किया। इस मैसिव कलेक्शन के साथ ये पहली इंडियन फिल्म बनी जिसने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ये फाइनेंशियल रिटर्न ये साबित करता है कि इंडियन माइथोलॉजी जब राजामौली सर के सिग्नेचर स्केल और इमोशनल ग्रेविटास के साथ पैक किया जाता है तो उसकी ग्लोबल कम्पिटिटिव मार्केट वैल्यू है। इसने उनके ब्रांड को एक फाइनेंशियल इंजन के रूप में स्टेबलाइज किया जो हॉलीवुड के $1 बिलियन रिटर्न के बराबर खड़ा हो सकता है। RRR 2022 डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा करने के बाद राजामौली सर ने RRR को डायरेक्ट किया। इस फिल्म में हाइपर रियलिस्टिक स्पेक्टेकल्स और इमोशनल बॉन्डिंग के साथ एंटी कॉलोनियल नैरेटिव में हिस्टोरिकल इंडियन फिगर्स को सेलिब्रेट किया गया। RRR की जर्नी
फाइनेंशियल चैलेंजेस से भरी थी। इसका इनिशियल बजट 350 से 400 करोड़ के बीच था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के डिलेज के कारण ये बजट बढ़कर एस्टिमेटेड 550 करोड़ तक पहुंच गया। ये बजट ओवररन जो 150 करोड़ के आसपास था, इस फिल्म के मैसिव वर्ल्ड वाइड सफलता ने इजिली एब्जॉर्व कर लिया। बॉक्स ऑफिस पर आरआरआर ने 1200 से 1387 करोड़ के बीच वर्ल्ड वाइड ग्रोस किया। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस और विजुअल इफेक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ मिली और ये कहा गया कि वो मार्वल स्टूडियोज लेवल के हिट दे सकते हैं। आरआरआर उनके करियर के सच्ची कल्मिनेशन थी, जिसने ये कंफर्म्ड किया कि उनका ओवर द टॉप स्टाइल, प्राइमल इमोशंस और स्पेक्टेकल्स में रूटेड अब एक ग्लोबल सिनेमैटिक लैंग्वेज बन चुका है। इस फिल्म को गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर्स में भी मिली रिकॉग्नाइजेशन ने उन्हें एक ऐसी डायरेक्टर्स के रूप में प्रेजेंट किया जिसका काम अब वेस्टर्न डायरेक्टर्स जैसे नोलन के साथ एनालाइज किया जाता है। राजामौली सर का कैरियर ग्रोथ कंसिस्टेंट कमर्शियल ओवर परफॉर्मेंस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। उन्होंने एक मोडेस्ट 1.8 करोड़ के डेब्यूट से शुरुआत की और अपनी प्रोडक्शन वैल्यूज को 550 करोड़ तक पहुंचाया। ये सफर सिर्फ बड़ा बजट लेने का नहीं था, ये बजट को जस्टिफाई करने और कंसिस्टेंटली मैसिव रिटर्न्स देने का था। उनकी मेथोडोलॉजी इमोशनल एंकर्स, रिवेंज और टेक्निकल एक्सीलेंस VFX फॉर स्टोरी टेलिंग पर निर्भर करती है, जिससे उनकी मैसिव इन स्केल की फिल्म्स भी ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल और जरूरी हो जाती है। अब सवाल है, इससे बड़ा और क्या? इंडस्ट्री अब उनके अगले प्रोजेक्ट्स के इंतजार कर रही है, जिसे कई लोग एम्बिशियसली महाभारत का मल्टी पार्ट अडेप्टेशन मानते हैं। फिलहाल उनकी SSMB 29 टाइटल से महेश बाबू के साथ आने वाली जंगल एडवेंचर फिल्म, जो कि ग्लोबल लेवल की मानी जा रही है, का काफी वेट है। महाभारत के लिए अभी 4000 करोड़ तक के बजट की अफवाहें हैं। अगर किसी डायरेक्टर्स ने इतना फाइनेंशियल और क्रिएटिव ट्रस्ट कमाया है तो वो SS राजामौली ही है। उनकी लीगेसी ये है कि उन्होंने दिखाया है कि अगर कहानी में दम हो और उसे बड़े पैमाने पर सच्चे इमोशंस के साथ पेश किया जाए तो इंडियन सिनेमा का बॉक्स ऑफिस हॉलीवुड के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स को भी टक्कर दे सकता है। तो गाइज, आप कमेंट में बताएं आपको इन सब में से कौन सी मूवी ने थिएटर में सबसे अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया, और आप इनकी आने वाली फिल्म SSMB 29 के कलेक्शंस का भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको और किन डायरेक्टर्स के इस टाइप के वीडियोस चाहिए, कमेंट में बताएं।